नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी के महत्वपूर्ण कुछ 30-35 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण थॉर्नडाइक ने दिया तो उसका आधार क्या था, तो उसका मेनली आधार था चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना के आधार पर जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने तीन बताए थे, सूक्ष्म विचारक और प्रत्यक्ष विचारक और एक बताया था स्थूल विचारक। तो इसमें हो जाएगा थॉर्नडाइक व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बहिर्मुख व्यक्ति वह होते हैं। हमने दो व्यक्ति पढ़े थे कि एक व्यक्ति अंतर्मुखी पढ़ा था और एक पढ़ा था बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो समाज के साथ मित्रवत तरीके से रहता है। तो वह मित्रवत तरीके से रहता है तो वह तनाव से भी रहित रहता है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, अर्थात हमारा मतलब है कि ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इस क्रम में आता है कि परिभाषा से संबंधित कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो ये परिभाषा है व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व में हमने ये इस तरह की परिभाषा पढ़ी थी ऑलपोर्ट की। आलपोर्ट की परिभाषा पढ़ी थी। आलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करते हैं। तो ये हमने व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ी थी। इसके बाद आगे आते हैं कि पर्सनल व्यक्तित्व शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया। तो ये हमने व्यक्तित्व की पहली क्लास में पढ़ा था कि व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी जो शब्द है वह लिया गया है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है मुखौटा, या मुखौटे का आपको अर्थ पता है नकली चेहरा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है कि अब हमें व्यक्तित्व की विशेषताएं देखनी, जैसे व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात हमको गलत की पहचान करनी है। जैसे व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। नहीं, केवल बाहरी रूप का कोई अर्थ नहीं होता है, उसका आंतरिक तथा बाहरी जो संपूर्ण स्वरूप होता है ना, उन सबको मिलाकर ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है। तो हमें असत्य पूछा है तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रक्षेपी तथा अप्रक्षेपी विधियों के परीक्षण में से आया है। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। आपको प्रक्षेपी परीक्षण जो नहीं है उसको पहचानना है। जैसे रोरशाही दबा परीक्षण है, बिल्कुल है, हमने पढ़ा था। TAT जो है वह भी है। शब्द शास्त्रीय परीक्षण भी है। इसमें जो 16 PF परीक्षण है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो एक प्रश्नावली है। 16 PF प्रश्नावली जिसमें 164 क्वेश्चन ने तैयार किए गए थे, जो कि होती है अप्रक्षेपी प्रकार का परीक्षण होता है। ठीक है। तो इसमें ये जो तीन तो हैं ये प्रक्षेपी हैं, जो 16 PF परीक्षण है ना ये अप्रक्षेपी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ग्रंथियों वाला क्वेश्चन है। जैसे कि एक 4-5 वर्ष का बालक है, वह अपने पिता की अपेक्षा अपने माता से अधिक प्रेम करता है। बालक व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने क्या नाम दिया है। कि हमने दो पढ़े थे, एक तो ओडिपस पढ़ा था, एक इलेक्ट्रा पढ़ा था। इलेक्ट्रा जो था वह तो लड़कियों में पाया जाता है, अर्थात अपने पिता के प्रति अधिक अधिक प्रेम, और जो ओडिपस होता है वह पाया जाता है लड़कों में, अर्थात अपनी माता के प्रति अधिक प्रेम। तो हमने ये पूछा है बालक, तो बालक का इसमें हो जाएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण वह अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। तो आगे व्यक्तित्व वर्गीकरण का क्वेश्चन आता है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी प्रकार का वर्गीकरण किसने दिया था। तो ये दिया था युंग ने। युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, युंग। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो व्यक्तित्व के 3 घटक दिए गए हैं कौन से इड, इगो, सुपर ईगो, अर्थात इदम, अहम और प्रा अहम, ये किसके द्वारा दिए गए थे। तो ये हमने बखूबी पढ़ा है कि ये दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा, तथा इन्होंने ही मन के 3 प्रकार बताए थे, चेतन, अर्धचेतन तथा अवचेतन या अचेतन। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये फ्राइड का मेनली ध्यान में रखना है। इससे आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, अर्थात उसकी पर्सनैलिटी के विकास को प्रभावित कौन से कारक करेंगे। अनुवांशिक कारक करेंगे, भौतिक कारक करेंगे, सामाजिक कारक करेंगे। सभी जो कारक हैं वह
बालक के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड के प्रयोग से ही है, सिद्धांत से। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो ये हमने 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें ये जो स्टेज थी इसको सुप्तावस्था अर्थात हमने लेटेंट बोला था। जैसे ओरल, एनल, इस प्रकार की जो पढ़ी थी, उसमें जो ये अवस्था है ना 6 से यौन अवस्था तक अर्थात 6 से 12 वर्ष वाली, जिसमें कि जो उसकी अर्थात जो इसमें कामुकता है ना वह दिखाई नहीं देती, इसको सुप्तावस्था बोलते हैं या लेटेंट बोलते हैं या अव्यक्त अवस्था बोलते हैं, जो कि उत्तर बाल्य अवस्था में आती है, अर्थात 6 से 12 वर्ष की आयु। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसी ऊपर वाले क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि फ्राइड की कौन सी अवस्था है जिसमें प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, जिसको प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। तो ये अगर पूरा प्रारंभिक विद्यालय आयु है ना तो उसमें अव्यक्त अवस्था आएगी, अर्थात लेटेंट जो अभी अभी हम पढ़े हैं 6 से 12, अर्थात इसमें बालक विद्यालय में अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, तो 6 से 12 अवस्था वाली जो है वह प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहलाती है। अब इड, ईगो, सुपर ईगो हमने ऊपर पढ़ा है, उसमें हमने संतुलित व्यक्तित्व को भी पढ़ा था कि संतुलित व्यक्तित्व में कौन सा गुण पाया जाता है, अर्थात कौन से पर उसको संतुलन स्थापित करना है। तो इसमें जैसे कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, अर्थात इड और सुपर ईगो के बीच में उसको संतुलन स्थापित करना पड़ता है, जी करना पड़ता है। इड और अहम के बीच में नहीं, अहम व प्राअहम के बीच में नहीं, मजबूत अहम को बनाता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मेनली यही ध्यान रखना है आपको कि जो इड और जो सुपर ईगो होता है ना उसके बीच में जो संतुलित स्थापित करेगा वही सबसे संतुलित व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसी अवस्थाओं के आधारित कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित माओं में किसके निर्धारण अर्थात फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है। तो इसमें मेन आपको शब्द पकड़ के चलना है निर्भरता, अर्थात जो बच्चा है वह निर्भर कौन सी अवस्था में रहता है। तो निर्भर हमने देखा था कि बच्चा जो है वह शैशव अवस्था में निर्भर रहता है। तो इसमें इन्होंने मुख्यतः स्टेज बताई थी ओरल, एनल और फैलिक और लेटेंसी और एक बताई थी जेनेटिक। तो इसमें जो शैशव अवस्था की अवस्था है ना वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इसमें सबसे पहले वाली, अर्थात मौखिक अवस्था, जो कि 0, 1 वर्ष या 2 वर्ष इस प्रकार से चलती है, अर्थात पहली अवस्था हो जाएगी इसमें। तो इसमें हो जाएगी मौखिक। आगे हम आते हैं कि कौन सा विकास सिद्धांत है जिसमें मानव का जो मस्तिष्क है उसकी तुलना एक बर्फ के चट्टान के समान की गई है, जो अधिकांशतः छिपी रहती है, और उसमें चेतन के 3 स्तर बताए हैं। तो चेतन के जो 3 स्तर हैं उनको हमने बखूबी पढ़ा था, जैसे चेतन या मन के हो गए चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जो दिया गया था फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसमें हमने एक बर्फ का इसमें सिद्धांत पढ़ा था कि बर्फ जो पानी में डूबी होती है उसका कुछ हिस्सा 1/10 जो कि बाहर दिखाई देता है और उसका 9/10 भाग अंदर दिखाई देता है। तो ये हमने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन उससे संबंधित पढ़ा था। इसमें हो जाएगा फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है, अर्थात लज्जा बनाम हीनता, इस प्रकार का हमने एक सिद्धांत पढ़ा था। तो वो हमने पढ़ा था एरिक इरिक्सन का पढ़ा था, उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें जो शर्म और जो संदेह महसूस कौन सी अवस्था में होता है, तो वह होता है प्री स्कूल अवस्था में, जो कि होती है 2 से 4 वर्ष की अवस्था में। तो ये हो जाएगा हमारा प्री स्कूल। तो आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एरिक्सन के सिद्धांत के 1-2 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्योंकि उनकी जो 8 अवस्थाएं दी गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। जैसे कि एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और फिर जो है उसको युवा व्यक्ता के दौरान कहा जाता है। तो युवा व्यक्ता हमने कहा था आयु जो 18 से 35 वर्ष की होती है, अर्थात जो किशोरावस्था के बाद वाली अवस्था होती है। तो इसमें अगर किशोर की बात करें तो उसमें तो वह पहचान पर ध्यान देता है, और युवा अवस्था में उसमें हो जाएगा आत्मीयता। तो इसमें हो जाएगा हमारा पहचान बना, अर्थात आत्मीयता, पहचान और आत्मीयता, किशोरावस्था में पहचान और जो युवावस्था है उसमें आत्मीयता। आगे क्वेश्चन आता है कि कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में स्रोत लक्षण के कितने युग्म बताए, तो उन्होंने बताई थी 16, अर्थात 16 पीएफ प्रश्नावली तैयार की थी कैटल ने। तो उसमें उन्होंने मेन जो लक्षण बताए वह बताए हैं 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में आता है कि जो मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण, मैंने पहले ही बता दिया, जो
इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो 8 अवस्थाएं उनको आपको एक एक अच्छी तरीके से पढ़नी है। तो इसमें कहा है कि मनोसामाजिक विकास का जो अंतिम चरण कौन सा है, तो अंतिम चरण देखना इसमें कौन सा है। अंतिम चरण इसमें अखंडता बनाम निराशा है। अर्थात जो अंतिम हमने पढ़ा था वृद्धावस्था का कह सकते हैं, उसमें वह अपने पुराने कार्यों को सोचकर ये देखता है कि उसने पूर्णता प्राप्त की है या नहीं। अगर तो उसने संपूर्ण कार्य कर लिए हैं तो वह निराश नहीं होगा, लेकिन उसको लगता है कि यार मेरे जीवन में ये कमी रह गई या इसको लेकर मुझे निराशा है, तो वह हताश हो जाएगा। तो उसकी अंतिम अवस्था थी अखंडता बनाम निराशा, जिसमें हमने पहली अवस्था पढ़ी थी ये तो थी पहली अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास। और जो पहचान बनाम संभ्रांति है ये हमने किशोरावस्था में पढ़ी थी, अर्थात 5वीं अवस्था थी ये। और एक ये जो उदारता बनाम ठहराव पढ़ी थी ये हमने देखी थी 7वीं अवस्था, जिसमें जन्नात्मकता वर्सेज स्थिरता हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण है बचपन में नहीं पाया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि बचपन में कौन सा नहीं पाया जाता। स्वायत्ता बनाम शर्म बिल्कुल पाया जाता है। विश्वास बनाम विश्वास भी पाया जाता है। बच्चे को कोई कार्य करता है उस पर सराहना मिलती है तो उसको विश्वास होता है, और उसके विपरीत जब कार्य होता है तो अविश्वास होता है। एक होती है अंतर्गतता बनाम अलगाव, जो हमने कौन सी अवस्था पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी 6ठी अवस्था, जिसमें वह प्रेम करता है तथा अगर प्रेम नहीं मिले तो वह आइसोलेट हो जाता है, अर्थात है अलगाव हो जाता है, लगाव की स्थिति। पहल बनाम अपराध भी हमने बचपन में पढ़ा था। तो इसमें सीधा सीधा पूछा है कि बचपन में कौन सी अवस्था नहीं होती, तो इसमें हो जाएगा अंतर्गतता बनाम अलगाव। आगे फिर प्रक्षेपण अप्रक्षेपण से आता है क्वेश्चन कि व्यक्तित्व रूप में किसी व्यक्ति के अगर अचेतन मन का अध्ययन करना है तो वह कौन सी विधि से हम करेंगे, तो वह अवलोकन से नहीं हो पाएगा, विषय परख से नहीं हो पाएगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि से भी नहीं हो पाएगा। उसका सीधा सीधा आता है प्रक्षेपण विधि से। अर्थात जो प्रक्षेपी विधियों के माध्यम से हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि अचेतन मन का अध्ययन बखूबी किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रक्षेपण विधि, अर्थात सी ऑप्शन। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है वो किसने तैयार किया था। तो ये हमने ट्रिक के माध्यम से या सीधा हमने बालक के रूप में ध्यान में रखा था। तो ये दिया गया था लियोपोल्ड बेलक के द्वारा। लियोपोल्ड बेलक ने जो निर्माण किया था ये बालकों के लिए मुख्यतः किया था, अर्थात 3 से 10 वर्ष की जो आयु के बालक हैं उसके लिए किया गया था, जिसमें इन्होंने 10 चित्र दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जो है वह शेष से भिन्न है, अर्थात एक जो है वह अन्य 3 से भिन्न है। जैसे TAT परीक्षण, 16 PA प्रश्नावली कैटल की, ड्रा ए मैन परीक्षण, रेवेन का परीक्षण। तो हमने बुद्धि को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि रेवेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स आता है जो कि बुद्धि का परीक्षण है। तो इसमें आपको बुद्धि और व्यक्तित्व से इस प्रकार से मिलान करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो 3 है ये तो व्यक्तित्व परीक्षण के परीक्षण है, और ये जो रेवेन का परीक्षण है यह है बुद्धि का है। तो इसमें हमें अन्य से भिन्न पूछा है, तो इसमें अन्य से भिन्न सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम आयु के बीच में होता है, अर्थात पहचान पढ़ा था और इसके बनाम हमने पढ़ा था संप्रांति। तो ये हमने देखा था किशोरावस्था में। तो अब इनमें से आपको देखना किशोरावस्था कौन सी होती है। तो किशोरावस्था इसमें होगी 12 से 20 वर्ष की। इसमें बालक को अपनी पहचान को लेकर भी टेंशन रहती है और उसकी क्या भूमिका है, वह बड़ा हो गया है या छोटा है भी, इस प्रकार की उसके दिमाग में संभ्रांति रहती है। तो ये अवस्था हो गई 12 से 20 वर्ष वाली, अर्थात किशोरावस्था की अवस्था। आगे हम देखते हैं कि आगे आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जो टेट है वह किसके द्वारा दिया गया। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था, ये दिया गया था मूरे के द्वारा, जिसमें इन्होंने इसके अंतर्गत 31 कार्ड बताए थे, जिसमें एक सादा कार्ड बताया था, तथा अगर एक व्यक्ति का इसमें परीक्षण करना है तो मैक्सिमम हम इसमें 20 कार्ड लेंगे। 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए, 10 दोनों के लिए एक सादा कार्ड होता है। तो एक के परीक्षण के लिए मैक्सिमम कितने कार्ड लेंगे, 20। तो इसका निर्माण किसने किया था, मूरे ने। तो आगे इसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि बड़े 5 मॉडल अर्थात बिग 5 फैक्टर में व्यक्ति के प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। तो ये हमने किस में पढ़ा था, मेनली ये देखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा कि जो व्यक्ति के
विशिष्टता को बताया गया, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता को बताया गया। तो हमने बिग 5 फैक्टर पढ़ा था, ये दिया गया था पॉल कोस्टा के द्वारा, और एक और थे इनके साथी, कौन थे, रॉबर्ट मैगरे। तो इनके द्वारा ये जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के 5 मॉडल दिए गए थे, जिसमें इन्होंने हमने पढ़ा था कि एक हमने पढ़ा था ओपननेस अर्थात अनुभव करने के लिए खुलापन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था कर्तव्यनिष्ठता, एक हमने एक्स्ट्रावर्जन पढ़ा था, एक हमने तंत्रिकावाद पढ़ा था, और एक हमने सहमतता पढ़ा था, जो कि 5 बिग फैक्टर कहलाते हैं इसके। ठीक है, तो ये दिया था पॉल कोस्टा रॉबर्ट ने। तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो क्रेसमर है उन्होंने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख वर्गीकरण किया था। तो क्रेसमर का हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ा था कि शरीर के आधार पर इन्होंने ही किया था। तो शरीर के आधार पर इन्होंने किया था, तो इन्होंने कर्स्काय बताया था, शुडोलकाय भी बताया था, गोलकाय भी बताया था। इस प्रकार के 3-4 इन्होंने प्रकार बताए थे कि मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, सुडोल व्यक्ति। तो इसमें इन्होंने ये सभी प्रकार बताए थे, अर्थात इसमें उपरोक्त सभी प्रकार के प्रकार बताए थे। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियां, इन शब्दों को पकड़ना है आपको, कहानियां और व्याख्याओं का विश्लेषण कौन से में शामिल किया गया। तो शाही दबा परीक्षण में किसी प्रकार का कोई कहानियां, चित्र वगैरह नहीं था। शब्द संधि परीक्षण में कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें वर्ड दिए होते हैं। कथावाचक में कथाएं होती हैं, लेकिन कहानी वाला अलग होता है। कौन सा होता है, विषय आत्मबोध परीक्षण, जिसको हमने कहा था टेट। टेट क्या कहा था, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि दिया गया था मॉर्गन तथा मूरे के द्वारा। इसमें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, 31 कार्ड बताए थे, जिसमें 30 कार्ड जो होते हैं ना, उनमें अस्पष्ट और काले सफेद रंग के चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड जो हमने बताया था कि सीधा सादा होता है। तो इसमें कहानी और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होगा, तो वह कौन सा होगा, विषय आत्मबोधन परीक्षण। चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। अब एक बालक का व्यक्तित्व निर्धारण करना है, तो बालक के व्यक्तित्व निर्धारण के लिए मेनली प्रक्षेपी विधि काम में लेंगे। अब प्रश्नावली विधि से भी संपूर्ण व्यक्तित्व का पता नहीं चलेगा। अब साक्षात्कार तो छोटे बच्चे का क्या लेंगे, समाज मिति अर्थात समाज से पूछकर, तो समाज में इतना छोटा सा बच्चा, उसको समाज में इतने दिन में क्या व्यक्तित्व बनेगा। तो इसमें सीधा सीधा हो जाएगा, बालक के व्यक्तित्व मापन की जो सर्वाधिक विधि है वह कौन सी होगी, प्रक्षेपी विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक आता है बालक प्रसंगोत परीक्षण, जो है वह 3 से 10 वर्ष की आयु के लिए होता है। ठीक है, लेपर्ड बेलक ने बनाया था। इस परीक्षण में कार्ड प्रस्थापित किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसमें जो कार्ड होते हैं उसमें किस प्रकार के चित्र होते हैं, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को नहीं, लोगों के स्थान पर जानवरों को चित्र। जी हाँ, इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिस बाद में बच्चों से पूछा जाता है ये किस प्रकार से क्या दिखाई देता है आपको, क्योंकि जानवरों को देखकर बच्चे अधिक जल्दी उत्साहित हो जाते हैं तथा उनका आंसर देने में ज़्यादा हिचकते नहीं हैं। तो पुरुषों के स्थान पर महिलाएं भी नहीं होंगी, वयस्कों के स्थान पर बालक भी नहीं होंगे। इसमें हो जाएगा लोगों के स्थान पर जानवरों को। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि कौन है जो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें नाम है फ्राइड का, कैटल का, ओलपोर्ट का, आइजेंक का। तो इसमें हमें अन्य से भिन्न को पहचानना। तो इसमें अन्य से जो भिन्न है वह होंगे फ्राइड, क्योंकि इन्होंने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अन्य से भिन्न क्यों होंगे, क्यों, इसमें जो आलपोर्ट हैं उन्होंने शील गुण बताए थे, कैटल हैं उन्होंने भी 16 पीए प्रश्नावली के द्वारा शील गुण ही बताए थे, और जो आइजेंक हैं उन्होंने भी जैविक शील गुण बताए थे। लेकिन जो फ्राइड हैं उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। तो ये हो जाएंगे इसमें डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे देखना, इदम, अहम, परा अहम किस संरचना के भाग हैं, ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। ये भाग हैं व्यक्तित्व के, क्योंकि मन में तो चेतन, अचेतन, अचेतन वो होंगे, व्यक्तित्व के भाग हो जाएंगे इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, आगे देखना। आगे जैसे आता है कि जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट है वह व्यक्तित्व को मापने की किस प्रकार की विधि है। तो ये हमने ऊपर इसकी विस्तृत चर्चा की है टेट की, जिसमें 31 कार्ड वाला। तो ये सीधी सीधी हो जाएगी प्रक्षेपीय तकनीक। ठीक है, तो ये ऊपर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे देखना, आगे आता है कि खालिस्तान का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। तो ये जो परिभाषा है या जो मानना है श्रृंखला के रूप में, ये था सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड का मानना क्यों है, क्योंकि इन्होंने, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि ओरल, एनल, फैलिक, ये 5 स्टेज बताई थी
तो इस 5 स्टेज में इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है उसका विकास से एक श्रृंखला के रूप में होता है। पहली अवस्थाएं उनको वह आगे लेकर चलता है, क्रम में चलता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। आगे चलते हैं, आगे देखना कि विकास के मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो ये क्वेश्चन तो आप सीधा रट लेना कि मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वह दिया था एरिक एरिक्सन ने। आगे देखना कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर अधिक बल देता है। किस पर अधिक बल देता है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, वह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो इसमें उद्दीपन और प्रतिक्रिया कोई बात नहीं की थी, लिंग की बात फ्राइड ने की थी। उद्यम अर्थात उद्यमिता बनाम हीनता, ये इन्होंने अवस्था दी थी। तो इसमें यही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत की बात है स्किनर करते हैं, ठीक है। आगे देखना, तो आज हमने ये कुछ 35 और 37 जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से व्यक्तित्व को समेटने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको न देखने को मिले तथा आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन हैं जो व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हों। तो आज का इस सेशन फिर से हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के आगे और टेस्ट सभी टॉपिक्स के आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।